मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र आज आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं हम, जिसका नाम है एनिमल एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में पशु कृषि के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम पशुपालन है। मतलब ये एक ऐसा माइनर नहीं मेजर टॉपिक है जिसके कलेक्शन के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा इसमें, क्योंकि हमारी जितनी भी एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से संबंधित बुक्स हैं उनमें यह टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका कोरिलेशन देखेंगे, मतलब इनका आपस में संबंध देखेंगे। पशु कृषि मतलब पशुपालन, पशुओं का पालन करना, पशुओं को पालना क्या कहलाएगा? पशु कृषि कहलाएगा। नाम से थोड़ा आपको ऐसे अजीब सा फील होगा इसमें कि ये एग्रीकल्चर अलग चीज़ है, पशु अलग चीज़ है, लेकिन आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन करना है कि आपको कृषि करनी है, खेती करनी है, लेकिन पशु के माध्यम से करनी है। मतलब पशुओं का पालन करेंगे तो अपने आप ही पशु कृषि हो जाएगी। तो ये समझेंगे इस क्लास में हम। तो सबसे पहले पशु कृषि क्या होती है? एनिमल एग्रीकल्चर, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एनिमल एग्रीकल्चर, यानी पशुपालन। अंग्रेजी में पशुपालन को क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये तो पशुपालन से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, मैं आपको अलग से थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक होता है पशुधन, आगे नाम आएगा ये पशुपालन, पशु चिकित्सा, ये मिलते जुलते से नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पर। जब भी नाम आता है ना पशुधन, मतलब लाइव स्टॉक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइव स्टॉक, भी पशु रखना ये पशुधन है। फिर पशुओं को पालना पशुपालन है, जिसको अंग्रेजी में एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं वेटरनरी की भाषा में। लेकिन यहाँ हम इस लेसन की बात करें तो पशुपालन मतलब पशु कृषि है, ये याद रखना है। एक नाम है पशु चिकित्सा, जिसको हम अंग्रेजी में वेटरनरी कहते हैं। जब भी आप सुनते हैं कि आपने क्या कर रखा है, कौन सा कोर्स कर रखा है, वेटरनरी कर रखी है। वेटरनरी का मतलब है पशु चिकित्सा। तो ये तीन नाम मिलते जुलते हैं। पशुधन मतलब लाइव स्टॉक, पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री, पशु चिकित्सा मतलब वेटरनरी। तो पशु कृषि मतलब पशुपालन। तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखा गया? पशुपालन क्या चीज़ है? कृषि विज्ञान मतलब एनिमल एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम, कि एक ब्रांच है जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है। इसमें क्या होता है? पशुओं के पालन पोषण, मतलब उसकी देखभाल कैसे करनी है, कैसे उसमें प्रजनन करना है मतलब जनन करना है, क्या उनको खाने के लिए देना है, आहार मतलब भोजन देना है, कैसे उनको रखना है, उनका घर कैसा होना चाहिए, आवास कैसा होना चाहिए, आश्रय कैसा होना चाहिए, और रोगों के बचाव से जुड़े अध्ययन मतलब स्टडी करनी है आपको, तो उसको क्या कहेंगे? पशुपालन कहेंगे। तो ये सारा कुछ मिला के क्या कहलाएगा? पशुपालन कहलाएगा। इसमें क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले जैसे यहाँ पे हिंदी में अर्थ क्या बनता है? पशुपालन मतलब पशुओं को पालना। तो पशुओं को पालना है मतलब उसकी केयर करनी है, उसमें जनन करना है। कैसे जनन होगा, कौन कौन से मेथड होते हैं? चयनित प्रजनन सबसे बेस्ट माना जाता है। क्या उनको खाने में डाइट देनी है, कैसे उनका घर रखना है, और कैसे उनके रोगों की बचाव करना है। तो ये सारा कुछ मिलकर क्या कहलाएगा? पशुओं को पालना मतलब पशुओं की केयरिंग होगी। कृषि विज्ञान वह विज्ञान है, ये कृषि विज्ञान की डेफिनेशन नीचे अलग से लिखी है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? फसलों का उत्पादन एवं पशुपालन मनुष्य अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। तो दो काम करता है कृषि विज्ञान में, दो काम होते हैं, फसलों का उत्पादन पहला काम, दूसरा पशुपालन मतलब पशुओं को पालना, पशुओं की केयरिंग करना और फसल उत्पादन करना। जब ये दोनों काम मिक्स हो जाएंगे तब क्या कहलाएगा? वो कृषि विज्ञान कहलाएगा। तो ये कृषि विज्ञान। तो दो डेफिनेशन आ गई हैं स्लाइड में। पशुपालन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आगे पॉइंट बाय पॉइंट लिखी हुई हैं। पशुपालन का मकसद क्या है हमारा, मतलब टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है? पशुओं से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना और उन्हें इंसानों के लिए ज़्यादा उपयोगी बनाना। अगर ऐसा करते हैं तब तो पशुपालन हमारा सही है। अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते हो या इंसानों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं बना पाते हो, तो पशुपालन में कहीं ना कहीं आपका कोई फॉल्ट आ रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक नाम बता रहा था पशुधन, जिसको लाइव स्टॉक के नाम से जानते हैं। लाइव स्टॉक पशुधन के प्रबंधन को ही क्या कहते हैं? पशुपालन। ये दूसरे टाइप की डेफिनेशन है, मतलब ये भी डेफिनेशन है, वो भी डेफिनेशन थी। पशुधन के प्रबंधन को मतलब जो आप पशु पाल रहे हो उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे उनका रख रखाव करना है, यही क्या कहलाता है? पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है।
आगे देखो यहाँ लिखा है जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत बढ़ रही है। आज के टाइम की बात हो रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तब उससे क्या हो रहा है के कारण अंडों की खपत, दूध की खपत और मांस की खपत दिन रात बढ़ती जा रही है। इस खपत बढ़ने के चक्कर में क्या हो रहा है, आगे हम पूरा पढ़ेंगे। लास्ट में ऐसा फील होगा कि ये पशुपालन करना नहीं चाहिए और कैसे करना चाहिए वो सारा कुछ यहाँ बताएंगे। पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियाँ भी आ रही हैं। क्या क्या दिक्कत आ रही है, इसलिए क्या हो रहा है, पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके माध्यम से आप सुधार कर सकते हो, उत्पादन बढ़ा सकते हो, लेकिन गलत तरीके से नहीं अपनाना है। हमें इन्वायरमेंट को मतलब पर्यावरण को दूषित नहीं करना है जिसके माध्यम से क्या हो, उसका कोई दूसरा नुकसान हो। तो पशुधन से जुड़ी मुख्य गतिविधियाँ कौन कौन से काम इसमें होते हैं, थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में भी लिखा था। सबसे पहले देखभाल होती है, कैसे उनका प्रबंधन मैनेजमेंट करना है, कैसे उत्पादन ले सकते हो, क्या उनको खाने में पोषण देना है, और चयनित प्रजनन, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये पेपरों में, बहुत पेपरों में पूछा गया कि किस टाइप का जनन होना चाहिए, तो चयनित मतलब सिलेक्टिव। और पशुधन पालन मतलब मवेशियाँ, कुक्कुट मतलब मुर्गा है, यहाँ पे मत्स्य मतलब क्या है, मछली है, और मधुमक्खी। ये 4 मेन ब्रांच आती है इसमें। पशुपालन की बात करें तो पशुधन के पालन में 4 ब्रांच हैं। इसके बाद में आगे लिखा है पशुपालन की शुरुआत नेओलिथिक, ये नाम है जो कोई क्रांति हुई थी नेओलिथिक नाम से, कब 13,000 ईसा पूर्व में हुई थी, के आसपास जानवरों को पालना स्टार्ट हुआ था। मतलब आपसे पूछे बैकग्राउंड हिस्ट्री पूछे तो ये जीके टाइप क्वेश्चन हो गया। प्राचीन मिस्र जैसे समाजों में खेती में मवेशियाँ, भेड़ बकरियाँ और सूअर पाले जाते थे, पहले की बात हो रही है। पशुओं के प्रकार के आधार पर मुख्य रूप से 4 तरह के पशुपालन, अभी थोड़ी देर पहले ये नाम आया था, याद होता आपको। 4 कौन से, मवेशी, मुर्गी, मधुमक्खी और मछली। मछली से क्या मिलता है, मांस। बिल्कुल सिंपल आपके पेपर में ये चीज़ें आने वाली है कि मछली से क्या मिलता है, हमें मांस मिलता है। मधुमक्खी से क्या मिलता है, शहद मिलता है, मतलब ग्लूकोज मिलती है। मुर्गियों से क्या मिलता है, मांस भी मिलता है और अंडे भी मिलते हैं। मवेशियों से क्या मिलता है, दूध भी मिलता है, मांस भी मिलता है, और बाई प्रोडक्ट अन्य उत्पाद भी मिलते हैं। आगे लिखा है एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ अगर कृषि की बात करें, पशु कृषि नहीं, सिर्फ कृषि की बात हो रही है। एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों का उगाना और पशुधन पालना इसमें शामिल है। ये भी आपको अलग से पूछ सकते हैं कि अकेले कृषि की बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, फसलें उगाई जाती हैं, फलों को उगाया जाता है, सब्जियों को उगाया जाता है, फूलों को उगाया जाता है। इसके साथ साथ क्या किया जाता है, पशुओं को पाला जाता है। तो अगर वर्ल्ड विश्व की बात करें तो 50% से लोग कृषि से संबंधित है, 50% लोग। भारत में अगर बात करें तो 2/3, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 50% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो कितना है, 2/3 मतलब 66.66%। ये रेशियो है, अनुपात है। आगे जो ये स्लाइड दी है, वैसे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जिन्होंने एग्रीकल्चर 12th किया है या BSc कर रखी है, तो उनकी अगर हम बात करें तो ये कृषि एग्रीकल्चर क्या होता है, ये अंग्रेजी है, ये इसकी हिंदी है। अगर उनकी हम बात करें तो ये बायोडाटा, उसके पूरी यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच होती है उनके बारे में लिखा हुआ है। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान और कला क्या है, एग्रीकल्चर। ये 2-3 बार ऐसे डेफिनेशन आ चुकी है अलग अलग। मतलब हम फसलें उगाएंगे, फूल उगाएंगे, इसे खेती भी कहते हैं। ये देसी अलग नाम है, हिंदी का नाम है, ये भी हिंदी का नाम है, वैसे कृषि खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति 2 लैटिन शब्दों से हुई थी। उन लैटिन शब्दों का नाम है, एक तो एग्री या एगर, दूसरा है कल्चर। इसमें जो एगर है ना या एग्री है, उसका अर्थ है मृदा, याद रखना, मतलब मिट्टी, और कल्चर का अर्थ है कृषि करना। मतलब दोनों को जोड़ दो आप, तो मिट्टी में कृषि को करना मतलब मिट्टी में फसलों को उगाना क्या कहलाएगा, हमारा कृषि या एग्रीकल्चर कहलाएगा। ये शॉर्ट स्वीट ये डेफिनेशन है इसकी। इसकी ब्रांच की बात करें, अन्य शाखाएं कौन सी हैं इसमें, अन्य ब्रांच की बात करें तो सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इन चारों में आपको कल्चर वर्ड जोड़ना है। तो सेरी को कल्चर के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सेरीकल्चर। पीसी को कल्चर के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पीसीकल्चर। वीटी को कल्चर के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विटीकल्चर। हॉर्टी को कल्चर के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हॉर्टिकल्चर।
तो सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम उत्पादन। तो अलग से डेफिनेशन पूछ सकते हैं, रेशम उत्पादन कौन सी ब्रांच में होता है? तो आंसर क्या आएगा? सेरीकल्चर। मछलियों का पालन कौन सी ब्रांच में किया जाता है? उत्तर आएगा पीसीकल्चर। द्राक्ष मतलब अंगूर, ग्रेप्स की खेती कौन सी ब्रांच से की जाती है? विटीकल्चर। उद्यान मतलब पार्क की बात करें तो क्या है? हॉर्टिकल्चर है। तो ये 4 ब्रांच मुख्य है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक उत्पादन मतलब मार्केटिंग के हिसाब से बात करें तो, और सेकंड मछलियों की बात करें तो विशेष रूप से निर्मित तालाब होते हैं स्पेशल इसके लिए, और पोखरों में मछलियों का पालना। अंगूरों की खेती, द्राक्ष। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फलों और फूलों का उगाना क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर। तो इसमें 4 ये नीचे डेफिनेशन हो गई हैं, एक ऊपर डेफिनेशन हो गई, तो 5 डेफिनेशन है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें एग्री का अर्थ क्या है? मर्दा है, और कल्चर का अर्थ क्या है? कृषि करना है। इसके बाद में कृषि के प्रकार हैं, कौन से कृषि के प्रकार? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे ठीक से इसको याद करना है। पहला नाम लिखा है निर्वाह कृषि, दूसरा नाम लिखा है वाणिज्य कृषि। पहले कृषि के प्रकार को 2 भागों में बांटा है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। वाणिज्य मतलब व्यापार के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। ये जैसे निर्वाह कृषि किसको कहेंगे? देसी भाषा की बात करें तो मतलब घर पे जितना हमें चाहिए उतना उत्पादन हो जाएगा, तो उसको कौन सी कृषि बोलेंगे? काम चलाने के लिए, घर चलाने के लिए निर्वाह कृषि। कृषक परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, तो कौन सी हो जाएगी? निर्वाह। अगर वाणिज्य की बात करें मतलब ज़्यादा बड़ा क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, फसल उत्पादन कर रहे हो, पशुपालन बाजार से विक्रय हेतु तैयार कर रहे हो। यहाँ विक्रय की बात नहीं है, यहाँ उतनी खेती है जितना घर पे काम चल जाए, और यहाँ इतनी खेती है कि बाहर मार्केटिंग में बेच सकते हो आप। तो आगे देखो, जो निर्वाह कृषि है उसके 2 प्रकार आगे। एक तो नाम है गहन। गहन मतलब भीड़ से। एक है आदि मतलब पहले कैसे करते थे। आदि मतलब पुराने ज़माने की बात करें, और गहन का मतलब यहाँ पे भीड़ जरूर दिखेगी आपको कहीं ना कहीं। अनाज मतलब यहाँ पे अनाज होंगे। मिश्रित मतलब यहाँ पे खेती के साथ साथ मतलब फसलों के साथ साथ पशुपालन भी होगा। रोपण मतलब यहाँ पे एकल फसल रोपण किया जाता है, जैसे ये एग्जाम्पल आएंगे इसमें। तो गहन में देखो यहाँ पे छोटे भूखंड में मतलब ज़मीन का टुकड़ा तो क्या है? छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? साधारण औजारों से अधिक मेहनत करके, अधिक श्रम से अगर खेती की जाती है तो उसका नाम क्या होगा? गहन निर्वाहन होगा। गहन निर्वाहन कृषि नाम ये साथ जोड़ना है। आदिम निर्वाह कृषि। स्थानांतरित कृषि मतलब इसमें कर्तन व दहन होता है अमेजन क्षेत्रों में, जहाँ इसको जूमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पीछे भी आया है आगे भी आएगा। अमेजन क्षेत्रों में जो होती है उसका नाम है स्थानांतरित खेती, मतलब चेंजिंग होता रहता है, आज यहाँ कल वहाँ। क्योंकि बरसात जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है, कई बार उस जगह पे खेती नहीं होती, जैसे जो नाली वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे भी ऐसा होता है। सेकंड जो प्रकार है उसका नाम है चलवासी पशुचरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे पशु को ले जाना। जैसे घुमंतु हमने जो पढ़ा था ना चरवाए वाला, सेम वही है इसमें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। जैसे ऊँट व भेड़ ले गए, यहाँ चरा लिया वहाँ चरा लिया, उसके हिसाब से जो खेती हो रही है उसका नाम क्या है? चलवासी पशुचरण होता है। ये स्थानांतरित मतलब मौसम के अकॉर्डिंग। अनाज वाले में क्या है? फसलें। अब देखो यहाँ पे प्रोटोकॉल चेंज हो गया है। ऊपर वाले में सिर्फ क्या था? पेट पालने के लिए था अपना, चाहे वो गहन हो चाहे आदिम हो, ये दोनों किस में आए हैं? निर्वाह में आए हैं। इन तीनों की बात करें तो तीनों में उतना ही काम हो रहा है जितना घर पे काम चल जाए। अब जो है काम आ रहा है ये क्या? बड़े स्केल पे है, बड़े हिसाब से। अनाज वाले में क्या है? फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, मतलब बेचने के आधार पर, मार्केट के आधार पर, व्यापार के आधार पर। मिश्रित वाले में क्या है? भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने तथा पशुधन पालन। ये देखो दोनों चीज़ आ गई ना। मिश्रित का मतलब 2 चीज़ें जरूर मिलेंगी। पहले क्या मिल रही है? फसल उगा रहे हो, दूसरा क्या कर रहे हो? पशुधन भी कर रहे हो एक साथ, तो दोनों काम साथ हो रहे हैं, तो उसका नाम क्या होगा? मिश्रित है, ये होना चाहिए। थर्ड बात करें रोपण, एकल फसल सिर्फ यहाँ पे, जैसे चाय के बागान है, कहवा है, काजू है, रबड़ है, केला है। जो हिल स्टेशन है, पहाड़ी जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये किया जाता है। तो ये एग्रीकल्चर का प्रकार था। इसके बाद में ऐसे अलग अलग मैं टाइटल डाल रहा हूँ बार बार, और उन्हीं टाइटलों की आगे चर्चा होगी। जैसे सबसे पहले कि पशुपालन के उद्देश्य बताओ, कोई 2 उद्देश्य बताओ। तो 2 उद्देश्य क्या है? दूध देने वाले तथा कृषि कार्य, जैसे हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने के लिए पशुओं का पालना। एक तो नाम क्या आ गया? दूध देने वाले। दूसरा क्या है? कृषि कार्य। तो एग्रीकल्चर भी होगी, उसके साथ साथ क्या होगा? दूध देने वाले मतलब क्या होगा? यहाँ पे पशु होंगे, पशु भी है और कृषि भी है। दोनों के लिए क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है।
अकेला पशु पालना नहीं है यहाँ पे। पशुपालन का मतलब यहाँ पे अकेले पशु पालना नहीं है, पशुपालन के साथ साथ आपको खेती भी करनी है। तो खेती भी करेंगे और दूध भी, दूध मतलब यहाँ पे पशु पालेंगे तब मिलेगा। तो दोनों चीज़ों को कंबाइंड रूप से करना ही हमारा टारगेट है इसका। भारतीय पालतू पशुओं की अगर बात करें तो दो मुख्य स्पीसीज़ हैं, मतलब जातियाँ हैं। कौन सी जाति हैं? गाय की बात करें तो बोस इंडिकस है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। भैंस की बात करें तो बोस बुवेलिस नाम है। तो ये कॉमन टर्म है जो हमारा जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है उसमें भी आता है। गाय का नाम पूछे तो आपको बताना है बोस इंडिकस, भैंस का नाम पूछे तो बोस बुवेलिस है। इसके बाद में अगर दूध देने वाली जो मादा होती है उसको क्या कहते हैं? दुधारू पशु। आपके लेवल की बात करें तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि दुधारू पशु या डेयरी पशु, जब भी नाम डेयरी आएगा या दुधारू पशु आएगा उसका मतलब क्या है? दूध देने वाले। अगला पॉइंट है दूध उत्पादन, पशुओं के दुग्ध स्रावण के काल, ये टर्म आएगी बहुत इंपॉर्टेंट। स्रावण काल मतलब जब पशु दूध देता है। एक होता है शुष्क काल, जब पशु दूध नहीं देता। स्रावण काल में दूध देता है पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। ये इसकी डेफिनेशन है। आपसे पूछ सकते हैं अलग से, मैनेजमेंट जो एलपीएम बोलते हैं, स्रावण काल बच्चे के जन्म पश्चात जो मादा होती है दूध उत्पादन का जो समय काल होता है, कितने, कोई 6 महीने दूध देती है, कोई 10 महीने देती है, कोई 12 महीने देती है। जितने समय तक बच्चे देने के बाद में जो मादा है दूध उत्पादन करती है, दूध देती है, उसको कौन सा काल कहते हैं? स्रावण काल, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं अंग्रेजी में। इस प्रकार दूध उत्पादन दूध स्रावण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। इस लाइन का अर्थ क्या है? अगर आपको दूध उत्पादन बढ़ाना है तो कौन सा समय बढ़ जाना चाहिए? जो पशु ज़्यादा दिन तक दूध देगा उसका दूध उत्पादन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। लंबे समय तक अगर दूध स्रावण काल के लिए विदेशी नस्लें, जैसे हम जर्सी की बात करते हैं, ब्राउन स्विच, तो ये अलग टाइप से क्वेश्चन हो गया कि विदेशी नस्लों के नाम बताइए। जर्सी, ब्राउन स्विच, ये विदेशी नस्लें जो क्या करती हैं? लंबे समय तक दूध देती है। लेकिन जो इंडियन है, जो देसी हैं, वो क्या होती है? देसी नस्लें, जैसे हम बात करें रेड सिंधी, साहिवाल, में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, लेकिन दूध काल इनका क्या होता है? कम होता है। यदि इन नस्लों में संकरण, मतलब दोनों को मिलाकर अगर नई जाति तैयार कर दें हम, ये तो क्या हो गया? विदेशी हो गई, और ये क्या हो गई? देसी हो गई। इसकी खास बात क्या है? क्वालिटी क्या है इसकी? लंबे समय तक दूध देती है। और देसी वाली की खास बात क्या है? इसमें क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, बीमार यहाँ ये कम होती है, विदेशी है वो बीमार ज़्यादा होती है। अगर दोनों को मिलाकर नई नस्ल तैयार कर देंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा? एक ऐसी संतति तैयार हो जाएगी, प्राप्त होगी, जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण, दोनों गुण मतलब जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ जाएगी और लंबा दूध काल भी आ जाएगा, तो दोनों फायदे मिलेंगे ना। इसलिए यहाँ पे क्रॉस ब्रीड का हम नाम बार बार पढ़ते हैं कि क्रॉस कराने से ये फ़ायदा मिलता है। एक से तो इम्यूनिटी आ जाती है, प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, दूसरे से क्या होता है दूसरे से क्या होता है? जो लैक्टेशन पीरियड है, जो स्रावण काल है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। तो इसका फ़ायदा ये उद्देश्य था। इसके बाद में अगर हम बात करें उत्पादन की मात्रा, मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय और भैंस के शरीर के उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। ये देखो यहाँ पे, अगर आपको उत्पादन की मात्रा बढ़ानी है तो आपको क्या करना है? मानवीय व्यवहार, मतलब उनके साथ क्या दुर्व्यवहार नहीं करना है, उसके बेस पर पशुपालन करना है। तो पशुओं की उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अच्छी हेल्थ होगी तभी क्या होगा? दूध उत्पादन ज़्यादा होगा। तभी क्या होगा? स्वच्छ दूध उत्पादन होगा। ये दोनों काम होंगे। अगर आप साफ़ सफाई मैनेजमेंट सही रखते हो तो उचित सफाई होगी, उचित आवास होगा, तभी क्या होगा? उत्पादन की मात्रा में आप ऊपर जा सकते हो। पशु के शरीर पे जो जड़े हुए बाल होते हैं या धूल के जो कण होते हैं, उनको हटाने के लिए नियमित रूप से आपको क्या करनी है? साफ़ सफाई करनी है। अगर आप आवास की बात करें तो आवास कैसा होना चाहिए? छतदार होना चाहिए, रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास होने क्या है? किस में बचा देंगे? छत होगी तो वर्षा ऋतु में ज़्यादा गर्मी में भी दिक्कत नहीं आएगी, सर्दी भी नहीं आएगी। अगर छत भी होगी और रोशनदान होंगे तो आवास का जो फर्श है वो क्या है? ढलवा होना चाहिए। जिससे क्या फ़ायदा मिलेगा? जिससे कि वह साफ़ और सूखा रहे। अगर ढलवा नहीं होगा तो साफ़ तो हो जाएगा लेकिन सूखा नहीं होगा जल्दी।
दूध देने वाले पशुओं की हम बात करें तो उनको किस नाम से जानते हैं? डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता, ये टाइटल है यहाँ जो मैं अलग कलर में यहाँ लिख रहा हूँ ना, वो इसका टाइटल रहेगा इस लाइन का। डेयरी पशुओं की बात करें या दूध देने वाले पशुओं की बात करें तो उनकी आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है, हेल्थ की बात करें, जब पशु दूध नहीं दे रहे ना तब हमें क्या करना है? ऐसी डाइट देनी है, ऐसे आहार देना है कि पशु बीमार न हो। और सेकंड क्या है? दूसरा वह जो दूध उत्पादन को, ये दूसरा ये आंसर आएगा, को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? दुग्ध श्रावण काल में पड़ती है। मतलब हमें जो पशु को खाना है देना है वो दो प्रकार का होना चाहिए। दो प्रकार कौन सा? एक तो वो उसको बीमार न होने दे, प्राथमिक आवश्यकता ही है। अगर पशु बीमार ही हो गया, अगर पशु बीमार हो जाएगा तो दूध उत्पादन तो बाद की बात है ना। पहले पशु को हमें क्या करना है? बीमार होने से बचाना है। तो ऐसी डाइट देनी कि पशु बीमार न हो। दूसरी टाइप की जो डाइट है उसका नाम क्या होगा यहाँ पे? ऐसी डाइट देनी है जो क्या कर सकती है? दूध उत्पादन बढ़ा सकती है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो पशु बीमार भी नहीं होगा और दूध उत्पादन ज़्यादा होगा। तो ऐसी डाइट की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें पशु आहार के अंतर्गत क्या आता है, आपसे पूछे कि जो पशु की डाइट होती है, ये न्यूट्रिशन पशु पोषण कोई सब्जेक्ट होता है उससे लिया गया है। मोटा चारा जिसको रूशास कहते हैं, जो प्राय मुख्यतः रेसे फाइबर होते हैं उसमें। सेकंड होता है वो सांदर, जिसमें क्या होते हैं? रेसे क्या होते हैं? कम होते हैं, लेकिन इसमें क्या चीज़ ज़्यादा होती है? प्रोटीन और पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे अंग्रेजी की बात करें, इसको रफेज बोलते हैं, चारा बोलते हैं, इसको दाना बोलते हैं। जो सांदर है ना उसको दाना बोलते हैं। पशुओं को दो ही चीज़ें हम देते हैं, चारा और दाना। चारे की बात करें तो चारे में मुख्यतः क्या होता है? फाइबर, रेसे होते हैं। और अगर दाने की बात करें तो दाने में रेसे तो न के बराबर होंगे, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए, अन्य पोषक तत्व मतलब कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो यही पशु का क्या है? तो आहार होता है। पिछले पॉइंट में तो क्या था? आवश्यकता थी कि आहार कैसा होना चाहिए? पशु बीमार भी न हो, दूध उत्पादन भी हो जाए। और आपसे अब पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आहार कैसा, आहार के प्रकार बताओ। तो एक तो मोटा चारा और एक क्या है? दाना है। पशु का अगला पॉइंट है संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। यहाँ चीज़ें तो दोनों मिल गई, लेकिन उनका बैलेंस होना चाहिए, न तो कोई कम हो न कोई ज़्यादा हो। संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें क्या? उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व, ये लाइन है इसकी इंपॉर्टेंट है। मात्रा उचित होनी चाहिए, उचित मात्रा, और सभी पोषक तत्व उसमें आने चाहिए। ऐसा अगर आपका आहार है तो उसको कौन सा आहार बोलेंगे? संतुलित आहार बोलेंगे, जिसमें उचित मात्रा भी होगी और सभी पोषक तत्व भी होंगे। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी डाले जाते हैं, माइक्रो एलिमेंट बोलते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व भी डाले जाते हैं। ये क्या करते हैं? दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं और दूध उत्पादन बढ़ाते हैं। यही काम हमें चाहिए था ना। पीछे आहार की आवश्यकता में हमें दो ही बातें थी कि पशु बीमार न और दूध उत्पादन क्या हो? ज़्यादा हो। इसके लिए कौन सा आहार मिलना चाहिए? संतुलित। और संतुलित आहार की बात करें तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व, साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व भी होने चाहिए। अगर आगे बात करें, पशु अनेक रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, तो बीमारी से बचाने के लिए, जिनके कारण उनके दूध उत्पादन की क्षमता क्या हो सकती है? कम हो सकती है, या क्या हो सकती है? उनकी डेथ भी हो जाती है। कई बार रोग खतरनाक हो जाता है तो उत्पादन कम नहीं, पशु एक्सपायर भी हो सकता है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता उठता है। ये सामान्य लक्षण है जो हमने पहले डिजीज़ वाला जो मेडिसिन वाला टॉपिक था उसमें पढ़ चुके हैं। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दो प्रकार के परजीवी होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बाह्य परजीवी कहाँ रहते हैं? त्वचा पे रहते हैं, जिनसे पशु की त्वचा में रोग हो सकता है। और अंतः परजीवी क्या होते हैं? कीड़े हैं, जैसे आमाशय में मिलते हैं या आंत में मिलते हैं। और एक कीड़े का नाम क्या लिखा आगे? फ्लूक, जिसको पर्णकृमि कहते हैं हिंदी में, पर्णकृमि। वो कहाँ आक्रमण करता है? लीवर पर करता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, बाह्य परजीवी कहाँ मिलेगा? त्वचा पे मिलेगा, जो किसको नुकसान पहुँचाएगा? त्वचा को, जिससे त्वचा के रोग हो जाएंगे। जो आंतरिक परजीवी है वो कहाँ मिलेगी? जिसका नाम तो क्या है? जैसे कीड़ा है, पैरासाइट है, कहाँ पहुँच जाएगा? पेट में पहुँच जाएगा, आंत में पहुँच जाएगा और लीवर के पास पहुँच जाएगा। तो ये दिक्कत करेगा। इसके बाद में संक्रामक रोग, ये नाम भी हम पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया मतलब वायरस, दोनों से होते हैं अनेक। ये बैक्टीरिया की हिंदी लिखी आगे, बैक्टीरिया की हिंदी क्या थी? पीछे हम पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया की हिंदी क्या है? जीवाणु। और वायरस की हिंदी क्या है?
विषाणु। बैक्टीरिया की हिंदी क्या है? जीवाणु। और वायरस की हिंदी क्या है? विषाणु है। जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाते हैं, मतलब वैक्सीनेशन, टीकाकरण, ये भी बहुत अच्छी तरह पहले पढ़ चुके हैं हम। संक्रामक रोगों से बचाना है। मोस्टली संक्रामक रोग मुख्यतः किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं और वायरस से होते हैं, तो उनको बचाने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है। ये रख रखाव की बात हो रही है सारी यहाँ पे। उसके बाद में अगर हम बात करें पशुपालन से हमें क्या क्या मिल रहा है? दूध, अंडे, मांस और इनके अपशिष्टों से खाद। ये भी ऑप्शन में आंसर आ सकता है। भी क्या क्या मिलता है? दूध भी मिलता है, अंडे भी मिलता है, मांस मिलता है, तीनों हो गए, और चौथा खाद हो गया। आपकी बार आपको पता है आपके जो पेपर में 5 ऑप्शन आएंगे। कितने ऑप्शन आने वाले हैं? 5 ऑप्शन आएंगे। विकसित अगर देशों की बात करें, जो विकसित देश हैं उनमें पशुधन कुल कृषि उत्पादन का लगभग 40% है, और विकासशील देशों में 20% के आसपास योगदान देता है। तो बहुत बड़ी बात है ना। अकेला पशुधन जो है कुल कृषि उत्पादन का कितना परसेंट है? विकसित में तो 40 और विकासशील में 20%। दुनिया भर में कम से कम 1.3 बिलियन लोगों की आजीविका किस पे चल रही है? पशुपालन पे चल रही है। ये जीके टाइप क्वेश्चन है जो बहुत ही ऐसे रेयर कलेक्शन में मिलता है। पशु कृषि यानी पशुपालन, ये 3-4 बार आ गया है। पशु कृषि मतलब क्या है? पशुपालन, पशुओं का पालन पोषण करना और उनसे भोजन प्राप्त करना, रेशे प्राप्त करना, अन्य पदार्थ प्राप्त करना। औद्योगिक पशु कृषि, ये पहली बार नाम आया है। अभी तक तो हमारे सामने कौन सा नाम आया था? पशु कृषि आया था। अभी क्या है? औद्योगिक है। आज के टाइम में यही हो रहा है, इसी से गड़बड़ हुई है। हम सारी गड़बड़ आगे पढ़ेंगे। औद्योगिक मतलब फैक्ट्री टाइप काम कर दिया हमने, बड़े बड़े फार्म लगा दिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु कल्याण और पर्यावरण पर गंभीर रिजल्ट आए। कौन से रिजल्ट आए वो हम पूरे आगे पढ़ेंगे औद्योगिक पशु कृषि से। खाद्य सुरक्षा, ये बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नाम चलता है। खाद्य सुरक्षा में नाम ऐड करा लिया गया, खाद्य सुरक्षा में नाम ऐड करा लिया गया। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा अगर उपलब्ध है तो हमारा जो फूड चेन है, खाद्य जो सुरक्षा है, वो मैनेजमेंट सही रहेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कृषि विज्ञान द्वारा किए गए अनुसंधान व विकास, ये जो टाइटल मैं बीच में अलग कलर में लिख रहा हूँ उसके आंसर आगे मिलेंगे। आपसे पूछें कि कृषि विज्ञान के अनुसंधान व विकास के बारे में बताओ, तो ये नीचे आएगा। तो इसके 3 यहाँ पे क्या है? अनुसंधान व विकास कार्य है। उत्पादन तकनीकें, जैसे सिंचाई प्रबंधन पहले नहीं होता था। उसके बाद में अनुशासित नाइट्रोजन इनपुट, नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जैसे बोलते हैं कि 46% ऐसे होना चाहिए, वायुमंडल में कितना है? 78% के आसपास है। जो इसकी इनपुट है वो अनुशासित मतलब क्या है? फिक्स रेशियो में संतुलित होनी चाहिए। सिंचाई के साथ साथ फसलों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, न तो कम न ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड क्या लिखा है? प्राथमिक उत्पादों का अंतिम उपभोक्ता उत्पादकों में परिवर्तन। क्या अर्थ हुआ इसका? प्राथमिक उत्पादकों का अंतिम उपभोक्ता जो काम में लेते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? जो पोषण या खाद्य पदार्थ बनाते हैं। उपभोक्ता कौन से होते हैं? काम लेने वाले, मतलब कंज्यूमर में परिवर्तन। जैसे डेयरी उत्पादों का उत्पादन, संरक्षण व पैकिंग। जो भी उत्पाद बने हैं, जैसे दही बना है, ऐसे मक्खन बना है, घी बना है, का संरक्षण भी करना है, पैकेजिंग करनी है। ये उसका सेकंड अनुसंधान है, उसका विकास कार्य है। थर्ड है गुणवत्ता व मात्रा की दृष्टि से अगर हम बात करें कृषि उत्पादन में सुधार, क्या सुधार हुआ है? सूखा जलने वाली फसलें तथा पशुओं का चयन, नए कीटनाशकों का विकास तथा सेल कल्चर, आगे प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। तो ये 3 प्रकार की तकनीकें हैं जो कृषि विज्ञान के माध्यम से चलाई जा रही हैं, मतलब उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, उसके कारण उनका विकास भी हो रहा है। इसके बाद में दोबारा से यहाँ पे ऐसे पॉइंट डाल रखें कुछ, जैसे पशु कृषि क्या है? पशुओं का पालन पोषण। ये एक बार नहीं, चौथी बार आ रहा है, आपको याद हो तो, जिसका उद्देश्य भी पीछे आ चुके हैं। मानव उपयोग के लिए भोजन, रेशे, अन्य पदार्थ उत्पन्न करना। पशुओं को सीधे पालने के अलावा इस शब्द में पशुओं को सहारा देने के लिए आवश्यक गतिविधियां भी शामिल हो सकती हैं, जैसे कि उनके चारे का परिवहन करना और उनके अपशिष्टों का निपटान करना। अगर अपशिष्टों का निपटान सही नहीं होगा तो प्रदूषण होना शुरू हो जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे
पशुपालन के नुकसान भी क्या क्या हैं ये भी पढ़ेंगे। अगर आप सही मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, अपशिष्टों का सही वहाँ पे डिस्पोजल नहीं करते हो, तो उनसे क्या हो रहा है, वहाँ पे जल प्रदूषण भी होगा, वनों की कटाई बहुत कारण बनेंगे। अगला है, क्या कृषि में पशु भी शामिल हैं? तो आपसे पूछे तो उत्तर क्या आएगा? यस, हाँ, पशु तो शामिल है ना। अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो तो पशु भी उसमें क्या है, शामिल है। ऐसे कई जानवर हैं जिन्हें हम क्या है, कृषि उद्देश्य के लिए पाला जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य गठन की बात करें या कृषि संगठन की बात करें तो उसमें क्या है, मधुमक्खियाँ, ऊँट, मवेशी, बतख, मुर्गियाँ, भेड़ और कई अन्य प्रजातियाँ शामिल हैं जिन्हें पशुधन माना जाता है। इन सबको मिलकर हम पशुधन की संज्ञा दे सकते हैं, मतलब लाइव स्टॉक। इन सभी जानवरों को अक्सर किसके लिए, भोजन के लिए, फाइबर के लिए या दोनों के लिए पाला जाता है ताकि मानवीय ज़रूरतों को पूरा कर सके। हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। पशु कृषि को क्या कहा जाता है? ये जैसे टाइटल होगा ये आंसर हो गया। पशु कृषि कई रूपों में आती है और इसे अलग अलग पैमाने पर किया जाता है। जिन लोगों के पास अंडे देने के लिए मुर्गियां हो वे छोटे पैमाने पर पशु कृषि में भाग ले सकते हैं। हालांकि आज अगर हम कृषि उद्देश्यों की बात करें, पाले जाने वाले अधिकांश जानवर सैकड़ों या हज़ारों या अन्य जानवरों की तरह बहुत अधिक प्रतिबंधित और नियंत्रित वातावरण में अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि उनको क्या हमने पैक करके रख दिया, बांध करके रख दिए। पहले क्या खुला विचरण करते थे, कोई उनमें दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन आज के टाइम की बात करें तो एक उनका क्या है, कारावास है, जेल है उनके लिए। ये कोई गठन है जिसका नाम है CAFO, कंसंट्रेट एनिमल फीडिंग ऑपरेशन, सह-केंद्रित पशु आहार संचालन। ये क्या चीज़ है इसमें देखोगे, CAFO, इसका पूरा नाम आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। अपेक्षाकृत कम भूमि पर बड़ी संख्या में, ये देखो यहाँ पे आजकल किसी से पूछो भूमि तो है ही नहीं, कम भूमि है, पशु क्या चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए। यही समस्या गड़बड़ कर रही है। जितना आपके पास क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर किसी के पास मान लिया थोड़ी सी भी ज़मीन है ना, तो भी वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसमें एग्रीकल्चर भी करने की कोशिश कर रहा है, पशुपालन भी करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको भूमि के अकॉर्डिंग भीड़ न हो इकट्ठी, उसके हिसाब से फैक्ट्री नहीं लगानी। वहाँ पे कम भूमि है तो कम ही पशु रखने चाहिए, लेकिन उल्टा सिस्टम है, कम भूमि पर बड़ी संख्या में पशुओं को रखता है। इसका मतलब क्या है कि जानवरों को एक साथ बहुत कम जगह पर रखा जाता है, यही तो गड़बड़ आएगी। अगर कोई जगह नहीं है तो घूमने और तलाशने के लिए अपने, अगर हम बात करें प्राकृतिक व्यवहार को प्रदर्शित करने और अपना भोजन खोजने की स्वतंत्रता की बजाय उल्टा हो गया, उनका चारा उनके पास लाया जाता है। पहले तो क्या होता था, पशु किसके पास जाता था, चारे के पास जाता था। आजकल उल्टा हो गया, चारा किसके पास ला के आ रहे हैं, हमें पशु के पास लेके आ रहे हैं। बिल्कुल रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो नेचुरलिटी है, जो उसकी प्राकृतिकता है, वो क्या हो रही है, उससे डिस्टर्ब हो रही है। आगे बात करें, कारखाने के खेत, ये संज्ञा दे दी उनको। जो हमारे डेयरी फार्म है ना, उनका नाम अभी क्या पड़ गया है, कारखाने के खेत, मतलब फैक्ट्री फार्म। वैसे हम फैक्ट्री नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डेयरी फार्म बोलते हैं, लेकिन रियल में उनका नाम क्या होना चाहिए, फैक्ट्री फार्म होना चाहिए। इसका शब्द का प्रयोग CAFO के साथ एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, और दोनों की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें बड़ी संख्या में पशुओं को सीमित स्थान, बात वही है ना। फैक्ट्री फार्म मीन्स, ये दो आंसर है। फैक्ट्री फार्म मीन्स क्या है, सीमित स्थान, और पशुओं की संख्या क्या है, फैक्ट्री फार्म मीन्स सीमित स्थान है, लेकिन क्या है, पशुओं की संख्या ज़्यादा है। गहन पशु कृषि, ये नाम पीछे जो हमारा कृषि की हमने परिभाषा लिखी थी वहाँ पे लिखा था, गहन का मतलब भीड़ है। पशु कृषि तो हो रही है लेकिन भीड़ में हो रही है। गहन कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च पूंजी और उर्वरक जैसे संसाधनों पर, मतलब आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारे संसाधन आ गए हैं उनका काम में ले रहे हैं, उर्वरकता के आधार पर काम में ले रहे हैं। और किसके, कृषि को बढ़ाने के लिए। तो पशुओं को पालने का दूसरा नाम गहन पशु कृषि है। बड़ी संख्या में पशुओं को पालने का दूसरा नाम गहन कृषि है। पशु कृषि का उद्देश्य, दोबारा से बात आई है, आम जनता के लिए अधिक मात्रा में भोजन का उत्पादन करना। नॉर्मल उत्पादन नहीं, अधिक मात्रा में। टारगेट हमारा हमेशा ये रहता है ना
चाहे खेती कर रहे हो चाहे पशु पाल रहे हो, दोनों में कम जगह तो भी ज़्यादा अनाज होना चाहिए और कम अगर पशु रख रखे तो ज़्यादा दूध देना चाहिए। हर साल मानव उपभोग के लिए उत्पादित भोजन का 1/3 हिस्सा नष्ट हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ये वहाँ पे वेस्टेज बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या है काम के योग्य नहीं रहता। पशुपालन में गलत क्या है, ये पशुपालन कर रहे हो लेकिन अगर सही तरीके से नहीं करे तो गलत क्या चीज़ हो जाएगी। पशु कृषि समाज के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम बात करें भोजन या अन्य संसाधनों के लिए पशुओं को अत्यधिक पालना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या पैदा करता है। अगर ज़्यादा पाल रहे तो उनसे बीमारियां भी होती हैं, जेनेटिक आगे नाम आएगा। ये जो बीमारियां पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलती हैं तो गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। नैतिक विचार की बात करें तो उत्पन्न होता है जिन्हें आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम इग्नोर नहीं कर सकते उसको। अगला हेडिंग हमारा जानवरों के साथ दुर्व्यवहार। रियल में क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार ही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैक्ट्री फार्म पर एक जानवर का जीवन दर्दमय और पीड़ादायी होता है। अक्सर तंग, गंदे, शोरगुल तीनों चीज़ें हैं। कैसा घर मिलता है उनको, तंग, गंदा, शोरगुल, जहाँ पे बहुत ही आवाज़ प्रदूषण वाले नीरस आवास के अलावा जानवरों के साथ अक्सर क्या होता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर पशु दूध नहीं देता तो हम क्या करते हैं, पशु को पीटते हैं। सूरों को तो बांध कर रख दिया, मुर्गियों को पिंजरे में रख दिया और भूखा भी रखा जाता है, कोई टाइमिंग नहीं है। वे जो पीड़ा सहते हैं उसके अलावा क्या हो रहा है, इन जानवरों को तब अपना जीवन समाप्त करने के लिए अभिशप्त किया जाता है। जैसे हमें लगता है कि ये तो प्रोडक्शन के लायक नहीं है तो उनको क्या कर देते हैं, स्लाटर, मरवा देते हैं, ऐसे भेज देते हैं पशुओं को मारने के लिए। जब वे क्या लाभदायक नहीं होते तब हम क्या कर देते हैं, उनको बेच देते हैं। या शारीरिक रूप से अपने शरीर में अपेक्षित उत्पादन नहीं कर सकते जितनी उसकी कैपेसिटी है। मान लिया कैपेसिटी है पशु की 15 लीटर की और वो पशु 5 लीटर दूध दे रहा है तो हम क्या कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। वहन करने में सक्षम नहीं होता है तो वध की आयु तक पहुंच जाते हैं, मतलब मरने के कगार पर। इसके साथ साथ ये एक बड़ा रोल है एंटीबायोटिक दवाइयों का। अगर ऐसा होगा तो और ही ज़्यादा इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो दिन रात घटती जा रही है एंटीबायोटिक की वजह से। एंटीबायोटिक प्रतिरोधक एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जिसे पशु कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं के भारी उपयोग से बढ़ावा मिल रहा है। आज के टाइम की बात कर रहे हैं तो कोई भी पशु बीमार हो गया तो सीधा बोलते हैं कि एंटीबायोटिक लगा दो। भोजन के लिए पाले जाने वाले जानवरों को अक्सर निवारक उपाय के रूप में एंटीबायोटिक दिए जाते हैं उनको ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के, भले ही वे बीमार न हो। ऐसा किस में मोस्टली देखते हैं हम, जो बड़े फार्म है जैसे मछली वाला फार्म है या मुर्गा फार्म है, वहाँ पे पशु बीमार नहीं होते तो भी रेगुलरली रूटीन में, क्योंकि उनको वो स्टॉक तैयार करना होता है, 40 दिन में सेल करना होता है जो स्टॉक है, इसलिए वो सोचते हैं कि एंटीबायोटिक देंगे तो बीमार नहीं होंगे, तो ग्रोथ उनकी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जानबूझकर यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भले ही वे बीमार न हो तो भी क्या दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जा रही है। ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ कभी कभी उपभोक्ताओं तक पहुँच जाती हैं, यही तो गड़बड़ है ना। ये तो हमने फ़ायदे के लिए दे दिया, आर्थिक के लिए, वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए क्या दे दिया उसको, एंटीबायोटिक दवाई दे दी है। लेकिन जो आपने जो स्टॉक तैयार किया है, जो मुर्गियाँ तैयार की हैं, वो कहीं ना कहीं तो खाने में जाएंगे ना। जो भी उनको खाएगा कौन, मतलब उपभोक्ता, जो खाने वाला है उसके खाने में पहुंच जाएंगे, उसके खाने में पहुंच जाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट करेंगे, और मतलब हाँ, या तो खाने में पहुंच जाएंगे या क्या है, या पर्यावरण में फैल सकते हैं और ज़मीन तथा स्थायी जाल के माध्यम से फैल सकते हैं। अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें या संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें, दोनों ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध में पशु कृषि के भारी योगदान को मान्यता दी है। मतलब ये बड़े बड़े संगठन हैं, इन्होंने भी क्या कहा है कि एंटीबायोटिक का रोल नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगली हेडिंग में जो थोड़ी देर पहले बता रहा था, कैद है, जेल है, उसका नाम क्या है, कारावास है उसका। कृषि उद्देश्यों के लिए हम क्या करते हैं, उनको कैद करके रखते हैं पशुओं को। पाले जाने वाले पशुओं को अक्सर अपने जीवन के अधिकांश समय में, मान लिया 15 साल अगर उसकी लाइफ है तो वो 12-13 साल अंदर ही रहता है, कैद में रहना पड़ता है। जैसे अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ की बात करते हैं, पिंजरे में, बैटरी वाले में। डेयरी मवेशियों की अक्सर हम बात करें तो महीनों तक छोटी जगहों पर बंधे रहते हैं।
तो ये समस्या है कारवास। आगे हम बात कर रहे हैं पशु कृषि से प्रत्येक वर्ष कितने पशु मरते हैं। पशु कृषि से प्रत्येक वर्ष कितने पशु मरते हैं। हर साल दुनिया में 70 बिलियन, 1 बिलियन में कितने होते हैं, 1000 मिलियन होते हैं। 70 बिलियन बहुत ज़्यादा हो गया। ज़्यादा ज़मीनी जानवर पशु कृषि का शिकार बनते हैं। इसमें मुख्यतः कौन सी है, मुर्गियां हैं, बकरियां हैं, बतखें हैं, घोड़े हैं आदि शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल खाद्य उत्पादन के लिए किया जाता है, सबको पता है। इसमें खेती की गई मछलियां, वन्य जीव शामिल नहीं है। बड़ी बात है ना, 70 मिलियन है तो भी उसमें कौन सी शामिल नहीं है, मछलियों को छोड़कर, वन्य जीवों को छोड़कर। और ये क्या है, जो वनों की कटाई या पशु कृषि के अन्य हानिकारक प्रभावों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इनकी बात करें तो ये हम वाइल्ड लाइफ में पढ़ चुके हैं पहले। आगे बात करते हैं पशु कृषि और वातावरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। इसमें 3 बातें हम पढ़ेंगे, 3 टॉपिक आएंगे इसमें। पशु कृषि और वातावरण। पशु कृषि की वजह से वातावरण में क्या क्या बदलाव आया, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। अगर ठीक से अगर नहीं करेंगे तो जो औद्योगिक पशु कृषि है उसमें हम चले जाएंगे। उसमें जाने के बाद में जलवायु इफेक्ट होगा, वातावरण होगा, वनों की कटाई, ऐसे आएगा आंसर। तो देखो ये पशु कृषि और जलवायु, पहला टाइटल है जलवायु के साथ कनेक्शन। पशु उत्पादकों के उत्पादन में उठाए गए लगभग हर कदम के दौरान ग्रीन हाउस गैसें, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं। वास्तव में अगर हम बात करें खाद्य उत्पादन दुनिया के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की बात करें तो 26% के लिए जिम्मेदार है। इतनी ज़्यादा गैसें यहाँ पे क्या हो रही हैं, वातावरण में आ रही हैं, उसकी वजह से जलवायु इफेक्ट हो रहा है। और मांस, अंडे, डेयरी और समुद्री भोजन उत्पादन खाद्य उत्सर्जन के कम से कम 53%। ये देखो यहाँ पे ग्रीन हाउस से तो कितना इफेक्ट आ रहा था, 26। और इनसे मतलब मांस से, अंडे से, डेयरी मतलब दूध से, समुद्री भोजन से, इनसे कितना जलवायु इफेक्ट हो रहा है, 53%। ये दोनों के अलग अलग आंसर है। ग्रीन हाउस का 26 है और मांस, अंडे, डेयरी और इसका कितना है, 53 के लिए जिम्मेदार है। कैसे, प्रत्यक्ष पशुधन के माध्यम से और मछलियों के उत्सर्जन के माध्यम से, पशु चारा के उत्पादन के माध्यम से और पशुधन के लिए भूमि उपयोग के माध्यम से, सबका जोड़ है ये 53%। ये कैसे, ग्लोबल वार्मिंग, ये नाम भी पीछे आ चुका है। CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसका ये साइड इफेक्ट है। पहला था जलवायु। सेकंड आएगा वनों की कटाई, मतलब पशु कृषि का किसके साथ कनेक्शन, जलवायु का था पहले के साथ, सेकंड में किसके साथ है, वनों की कटाई। जब बात अमेजन की आती है, अमेजन नाम पीछे भी आया था ना, तो शायद सबसे ज़्यादा असर पशुपालन के कारण जंगलों पर पड़ता है। अगर पशु कृषि सही से नहीं करोगे तो वनों की कटाई, मतलब वन मतलब अमेजन पे आएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो एरिया इफेक्ट होगा। एरिया इफेक्ट होगा तो वहाँ पे जो घास है वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। वन्य भी, जो वन्य प्राणी हैं, वन है, वो सब डिस्टर्ब होंगे, पशुपालन का असर होगा। मवेशी पालन, जो अमेजन में होने वाले वनों की कटाई का 80% है। ये देखो बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। मवेशी पालन, जो अमेजन में होने वाले वनों की कटाई का, अगर वनों की कटाई ज़्यादा होगी मवेशी पालन की वजह से तो 80% उसका हिस्सा है। लगभग हर अमेजन देश में वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण वनों की कटाई, क्योंकि मवेशी पालन कर रहे हैं तो बार बार हमें घास की आवश्यकता है, हमें चारे की आवश्यकता है, इसलिए वनों का ह्रास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हो रही वनों की कटाई से आग, मिट्टी के कटाव का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिससे हम पीछे क्लास में पढ़ा था ना, मरुस्थलीकरण हो जाता है उससे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हैं अमेजन के बारे में। अमेजन नदी कहाँ होती है, कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। अमेजन कंट्री कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है। ये अमेजन कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है। आपको याद हो तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है। अमेजन वर्षा वन कहाँ पे हैं, दक्षिणी अमेरिका के बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ। 6 के आगे 60 है, 6 1 2 3 4 5 6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये ऐसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, कोई आपको पता हो तो। अमेजन कंपनी है ना, अमेजन, जेफ बेजोस जिसका नाम है, 1994 में अमेजन
कंपनी लेके आए थे। ये तीसरा इफेक्ट है। पहला इफेक्ट क्या था? जलवायु। दूसरा क्या था? वनों की कटाई। तीसरा पशु कृषि के साथ किसका कनेक्शन है? जल प्रदूषण भी इससे हो रहा है। पशु कृषि जल उपयोग तथा जल प्रदूषण दोनों का प्रमुख कारण है। पशु कृषि से क्या हो रहा है? जल का उपयोग भी ज़्यादा हो रहा है और जल प्रदूषण भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा जल का उपयोग करते हैं। कितना? देखो यहाँ पे 70% जल उपयोग है। पशु पालन जो कर रहे हैं 70% जल का उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद अगर हम खेत की बात करें, भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जल प्रदूषण हो रहा है। रसायन, दवा के अवशेष और अन्य पदार्थों को उन स्थानों पर फेंक देते हैं। तो पहले से तो क्या हो गया? यहाँ पे जल का उपयोग किया 70%, इनसे क्या हो गया? जल का क्या हो गया? प्रदूषण। वे जल प्रणालियों में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब समुद्र में, नहरों में, नदियों में आ जाएगा, जिससे इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और मानव स्वास्थ्य में गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। पता सबको है, लेकिन है ना, कंट्रोल कोई नहीं करने की सोचता है। हमारे सामने कभी कचरा पड़ा तो भी नहीं उठाते हैं ना। क्या पशुपालन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? हमें आंसर तो अजीब लगेगा, लेकिन यस आएगा। क्यों? पशु कृषि और पशु उत्पादकों के अत्यधिक उपयोग से जुड़े अनेक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को देखते हुए कृषि प्रयोजनों के लिए फैक्ट्री फार्म पर पशुओं को पालना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। यही इसका आंसर हो गया ना, हानिकारक है ना। पशुपालन अच्छी बात है, पशुपालन करना ज़रूरी है, लेकिन क्या है? मानव स्वास्थ्य को नज़र में रख करना चाहिए। अगर मानव स्वास्थ्य को नज़र में रख नहीं कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो क्या इसके रिजल्ट क्या आएंगे? हानिकारक रिजल्ट आएंगे। तो मानव कल्याण के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अगली हेडिंग है, पशुपालन से महामारी फैल सकती है? आंसर आएगा यस। जितने भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाले हैं, सब का आंसर क्या आएगा? यस, हाँ आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जूनोटिक डिजीज़ की, वही आ रहा है इसमें। पिछले दशक की बात करें, पिछले 10 सालों की अगर बात करें, तो 75%, ये बहुत ऐसे बार बार देखो, 26%, 53%, 70%, 75%, बहुत ऐसे आंकड़े आए हैं, सब आपको याद होने चाहिए। 75% तक रोगजनक कौन से हैं? जूनोटिक हैं, जिसका अर्थ बहुत अच्छी तरह पहले पढ़ चुके हम। जूनोटिक मतलब ऐसी बीमारियां जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलती हैं, जिसका अर्थ क्या है? वे मनुष्यों में फैलने से पहले गैर मानव जानवरों में उत्पन्न हुए थे। गैर मानव जानवर में उत्पन्न हुए थे, लेकिन कई जानवरों को तंग और गंदे खलिहानों या पिंजरों में रखने से बीमारियां किस में ट्रांसफ़र होगी? उत्परिवर्तित हो गई, और फैलने के लिए एकदम से सही वातावरण भी मिल गया उनको। इस कारण क्या हो गया? रोग फैल गए। इसलिए बहुत ही ठीक से ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम सही से ध्यान नहीं रखेंगे तो जूनोटिक बीमारियां हमारे एनवायरनमेंट से हमारे मनुष्य में फैल जाएगी। पशुपालन तो अच्छी बात थी, लेकिन उसकी वजह से रोग आप फैला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे ये वैसे तो लेसन एंड हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनके बारे में यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो 3 इसमें मुख्य बातें हैं। पहला लिखा है, जल कृषि या मछली पालन अब 1980 के दशक की तुलना में 20 गुना बढ़ गया है। अगर 1980 से पहले की बात करें तब इतना नहीं था, लेकिन मछलियों का जो पालन है 1980 के बाद की बात करें तो कितना गुना है? 20 गुना। ये आंसर आएगा। अगला लिखा है, पौध आधारित कृषि। इसका मतलब क्या है? ऐसी कृषि होनी जिसमें पौधे ज़्यादा होंगे। पौधे ज़्यादा होंगे, पशुपालन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है, 69% भूमि पर पशु कृषि की तुलना में भार के हिसाब से 5 गुना भोजन उगाती हैं। इस लाइन को ठीक से समझना। मान लिया हमने पौधों को ज़मीन दे दी 69% और पशुओं को ज़मीन दे दी 31%। 2 रेशे हो सकते हैं ना, 100 की बात करें। अगर उनको हम 69% ज़मीन देते हैं, किसको? पौधों को, तो वो हमें क्या है? 5 गुना ज़्यादा बेनिफिट देंगे। अगर यही 69% अगर हम किसको देते हैं? पशुपालन को देते हैं, तब हमें 5 गुना कम मिलता है। इसलिए हमें क्या ऐसी कृषि करनी है जहाँ पे क्या होगा? पौधे ज़्यादा हो और क्या पशु क्या हो? कम हो। अगर ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा? हमें कोई किराना की दुकान की बात करें तो उन पर जाना ही नहीं पड़ेगा, अपने घर पे सारा कुछ मिल जाएगा। 69% भूमि अगर किसको दे दें? हम पौधा कृषि को दे दें, तो पशु कृषि की तुलना में कितना ज़्यादा भोजन हमें उगा देंगी वो?
5 गुना ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। सिर्फ 69% की बात कर रहे हैं, मतलब इनको 50 दे, इनको 69 दे। दुनिया भर में हर साल खाने में जो हमारी डाइट होती है, साल्मोनेला ये एक बैक्टीरिया है कि 80.3 मिलियन ऐसे मामले आए हैं, इतने केस बैक्टीरिया के रोग के फैले हैं। किसकी वजह से? मांस व अंडे। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, एंटीबायोटिक दवाइयाँ डाल रहे हैं, जिससे हमें बाद में उपभोक्ता के पास मांस पहुंचता है और अंडे पहुंचते हैं। बाद में चेकआउट किया तो उनके अंदर बैक्टीरिया मिले हैं, और कितने केस? 80.3 मिलियन केस मिले हैं। किसके? साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया, बहुत ही जो खतरनाक बैक्टीरिया है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, पशु कृषि करनी है तो बिना एंटीबायोटिक के करनी है। पशु कृषि करनी है, लेकिन हमें किसके बेस पे करनी है? ये आंसर आएगा कि आज के टाइम में हमें पशु कृषि कैसे करनी चाहिए। तो आपको बताना है पौध आधारित कृषि करनी है। औद्योगिक कृषि की बात करें उससे पहले आंसर आएगा पौध आधारित कृषि। पशु कृषि के संबंध में हमें क्या कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे बचा सकते हैं कि प्रदूषण भी नहीं हो, वनों की कटाई भी ना हो। तो भोजन के लिए जानवरों के उपयोग से निपटने में मदद करने के लिए आप कई तरह के कदम उठा सकते हैं। शायद सबसे प्रभावशाली कदमों में से एक जो आप उठा सकते हैं वो नीचे मैंने यहाँ लिखा है, एक नहीं यहाँ पे 2 कदम लिखे हैं। पहला लिखा है मैंने पौध आधारित आहार। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, अगर पौध आधारित आहार को अपनाओगे, पौधे आधारित आहार को अपनाओगे, जिसमें क्या होगा? पशु उत्पादों का पूरी तरह से इस्तेमाल न हो। मतलब हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है, वो खाना ऐसा होना है, जैसे पहले कहते थे ना कि घास फूस खाते थे। अगर पुराने ज़माने की हम बात करते हैं, वो मांस अंडा वगैरह नहीं खाते थे इतना, जितना वो घास फूस खाते थे, फल फ्रूट खाते थे। वही मैं बात यहाँ कर रहा हूँ कि आज अगर आप अपना जो आहार को, कैसा आहार जिसमें पौधे ही पौधे हों, जैसे हम बोलते हैं ना, सलाद की बात करें, हरी सब्जियों की बात करें, अगर ये डाइट रखते हो तो आपको कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, किराना की दुकान पर जो जाते हैं, आप पशु कृषि से अपना समर्थन हटा रहे हैं। अगर आप दुकान पे जा रहे हो तो इसका मतलब किसका समर्थन नहीं कर रहे हो? पौध आधारित कृषि का समर्थन नहीं कर रहे हो। दुकान पे जाके आप है ना अटपटा कुछ ले रहे हो, जिसमें क्या है, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत चीज़ें फेमस है ना, जैसे कुरकुरा ऐसे नाम बोलते हो, ये सब में क्या है, कहीं ना कहीं तो मांस है, कहीं उसमें क्या है, अंडे का फ्लेवर है, सब में कुछ मिक्स है। चाहे आप कोई आइसक्रीम खा रहे हो, चाहे केक खा रहे हो, सब में क्या है, कहीं ना कहीं मांस, मीट, अंडा सब कुछ मिलता है। तो अगर उसके ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब आप पौधे के ऊपर आश्रित नहीं हो रहे हो। अगर इस पे आश्रित हो जाओगे तो हम ये काम कर सकते हैं, तो पशु कृषि में फ़ायदा मिल सकता है। आप दान देकर या कार्यक्रमों में भाग लेकर या वर्चुअली कुछ नहीं कर सकते तो समर्थन तो कर सकते हैं, बोलकर मतलब आभासी भी कर सकते हो। अगर समर्थन करेंगे तो संगठनों का मदद कर सकते हैं, जो क्या करेंगे, कृषि में जानवरों के दुरुपयोग को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे NGO संगठन बने हुए हैं, अगर आप उनका समर्थन करते हो तो आप पौध आधारित कृषि के ऊपर जाते हो तो पशु कृषि को भविष्य के लिए सुधार सकते हो। लास्ट, क्या निष्कर्ष निकला है? हमने इतनी स्लाइड, इतनी देर ये स्टडी की है, उसमें क्या रिजल्ट निकला है? तो रिजल्ट की बात करें तो मैंने यहाँ 3 बातें बताई हैं। सबसे पहले क्या है, पशु कृषि दुनिया के हर कोने में पशुओं की भारी पीड़ा के लिए जिम्मेदार है। ये बात पूरे लेसन में आई है ना। अगर आप दुनिया की बात करें, हर कोने की बात करें, पशुओं की भारी पीड़ा है, उनको कैद करके रख रखा है। ये प्रथाएं और दुर्व्यवहार न केवल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। 5 लीटर दूध देती थी, फिर पूछते हैं डॉक्टर से 7 लीटर देना चाहिए, 7 लीटर देती है तो कहते हैं 10 लीटर देना चाहिए, 10 देती है तो 15 देना चाहिए, 15 देती है तो 20 देना चाहिए, 50 देना चाहिए। उत्पादन की बात नहीं है, और भी है। जानवरों को सीधे प्रभावित करते हैं, बल्कि वनों की कटाई, जल प्रदूषण के माध्यम से वन्य जीवों के आवासों को भी नष्ट किया जा रहा है। उत्पादन तभी मिलेगा, ज़्यादा उत्पादन तभी मिलेगा जब ये सब कुछ हम ख़त्म कर देंगे, वनों की कटाई कर देंगे, जल प्रदूषण कर देंगे, वन्य जीवों को आवास भी ख़त्म कर देंगे। हमें उत्पादन तो मिल जाएगा एक वक्त के लिए, एक टाइम के लिए, एक समय के लिए हमें उत्पादन तो मिल जाएगा, लेकिन जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो बर्बाद हो जाएगा। अगला पॉइंट में लिखा है, औद्योगिक खेतों के भीतर आम आवास महामारी के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जैसे
साथ ही अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। शायद यह समय है, अब की बात करें हमें क्या करना है, हम अपने स्वयं के स्वास्थ्य, खुद के लिए, अपने समाज के लिए और स्थिरता और जानवरों के कल्याण की रक्षा के लिए, तीनों बातें आ गई है, खुद के लिए, समाज की हेल्थ के लिए और जानवरों को कल्याण के लिए, रक्षा के लिए पौधे आधारित भोजन पर ओके करना है। स्विच करके विचार करेंगे तो हमारा पशु कृषि करना अहम रहेगा, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इस तरीके से हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। कुछ भी दिक्कत आए तो आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।